हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आ चुके हैं हम मोस्ट अवेटेड वीडियो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। काफ़ी दिनों से मेहनत चल रही थी इसको लेकर, लगभग 15 दिनों की मेहनत के बाद हम आ चुके हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पता होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रीवियस ईयर लगा लो, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर सभी बच्चे लगा रहे हैं, सारी बुक्स हैं, रट्टे मारे हैं क्वेश्चंस, बट फिर भी वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है ना। तो प्रीवियस ईयर लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल्ड उसका एनालिसिस करना, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, तो आपको शायद इनके अलावा कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बट आपने अच्छे से उसको डिटेल्ड एनालिसिस आपने किया हो और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखा हो, जो आ सकते हैं, है ना, जिनकी संभावना है। बेसिकली क्या होता है, थीम इम्पोर्टेंट होती है। थीम इन द सेंस, जैसे आप देखिए यूपीएससी का पेपर देखिए, यूपीएससी में भी क्या होता है कि बहुत वाइड सिलेबस है, बट कुछ कुछ थीम्स होती हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनसे वो हर साल क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो आप उनको तो नहीं छोड़ सकते ना, उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उससे रिलेटेड कौन 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 से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी आपको तैयार करने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, एसएससी जीडी के 2024 के जितने भी जीके जीएस के जीके जीए के क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल्ड एनालिसिस किया है उनका। उसमें लेट्स से सपोज कि नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो हमने नीति आयोग के बारे में उस क्वेश्चन को करके आगे नहीं बढ़े हमने पूरा नीति आयोग को देखा पहले। अब वो रायता नहीं बिखेरा कि 4-5 पेज में नीति आयोग को पढ़ रहे हैं, नहीं, अच्छे से पॉइंट वाइज जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने देखा नीति आयोग का कि इस इससे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। और जो ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, नीति आयोग से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आ चुके हैं, वेरियस एग्जाम में आ चुके हैं, आगे बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनको फिर हमने लगाया है उसके माध्यम से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इसको मैंने एज अ मास्टर, मतलब एक मास्टर की तरह, एक टीचर की तरह तैयार नहीं किया है, एक एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए, एक एस्पिरेंट की तरह ना मैं भी एग्जाम्स देता हूँ। तो मैं करता तो वैसे यही हूँ, बट इसको और ज़्यादा मैंने फ़िल्टर करके प्रेजेंट किया है आपके सामने। ठीक है, तो एस्पिरेंट को क्या क्या चाहिए, कंसाइजली ना, कंसाइज वे में संक्षिप्त रूप से चीज़ों को सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए, ये वीडियो केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं, सारे एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी आप वीडियो देखेंगे तो आप इसको पहचान पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था वो मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया गया था, जिसमें से आज हम करने वाले हैं इसकी 20 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको खुद से लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर सॉल्यूशन मैं कराऊंगा ही। भारत की पहली आर्थिक जनगणना पूरे देश में लक्षद्वीप को छोड़कर डैश के दौरान की गई थी, 77, 87, 97, 67। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है 1977। चलिए इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, देखते हैं आर्थिक जनगणना के बारे में। आर्थिक जनगणना सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको कराता कौन है। तो इसको भारत सरकार का एक मंत्रालय जिसका नाम है क्या, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके द्वारा कराया जाता है। शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, एमओएसपीआई के द्वारा कराया जाता है इसको। ठीक है, पहली आर्थिक गणना 1977 में कराई गई। अभी तक टोटल 7 गणनाएं कराई जा चुकी हैं, जिनमें से दूसरी 1980, तीसरी 1990 में, 90 में, और चौथी 1998 में, पांचवी 2005 में, छठी 2013 में, और सातवीं जो सबसे लेटेस्ट है वो 2019 में कराई गई। इसके बारे में इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। कराता कौन सा मंत्रालय है, पहली कब कराई गई और बाकी कब कराई गई, और जो सबसे लेटेस्ट है वो कौन सी है, 2019 में कराई गई। अब 2019 की जो आर्थिक गणना थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है आपको जानने के लिए, कि सभी राज्यों ने भाग लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, यही इसमें इम्पोर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉल्व करिए। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? नीति आयोग, आरबीआई, नाबार्ड और सेबी। तो किसकी स्थापना की गई थी? नीति आयोग की। देखिए इसमें नीति आयोग तो इम्पोर्टेंट है ही है। आरबीआई ऑप्शन में आरबीआई के बारे में भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड ऑप्शन में नाबार्ड के बारे में भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना। से भी इम्पोर्टेंट है, से भी ऑप्शन में ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछता है। तो अब हम नीति आयोग के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आरबीआई के बारे में, नाबार्ड के बारे में और सेबी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए नीति आयोग के बारे में पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके बारे में ये आपको रट्टा मार लेनी है। ठीक है, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और आगे भी आता रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए 1 जनवरी 2015 को ये बनाया गया। एग्जाम में इसकी डेट भी पूछता है कि ये कब बनाया गया। ये बनाया गया 1 जनवरी 2015 को, और किसकी जगह पे बनाया गया? योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, मेन मेन जो चीज़ें हैं ना, वो देख लेते हैं। नीति आयोग काम क्या करता है? सबसे पहले इसका काम है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये क्या होता है बेसिकली? जो सहकार पर आधारित हो। मतलब इसमें क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आपस में एक एक जगह पर, है ना, एक जैसे नीति आयोग है, तो इस जगह पर ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? नीति आयोग। ये देश के नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थिंक टैंक के रूप में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक निकाय है। तो ये क्या है बेसिकली? ये एक प्रस्ताव के द्वारा लाया गया, कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो इस तरह की विशेषताओं को धारण करता हो और चीज़ों को सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करे और थिंक टैंक के रूप में काम करे। तो ये एक प्रस्ताव के रूप में लाया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सांविधिक है या संवैधानिक है, तो ये कोई अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि संवैधानिक और सांविधिक निकाय क्या होते हैं? तो संवैधानिक निकाय वो निकाय होता है, वो बॉडी होती है जिसके बारे में संविधान में ही दिया हो। ठीक है, जैसे अपना निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 के तहत संविधान में शामिल किया गया ना, तो वो होती हैं संवैधानिक बॉडीज, संवैधानिक निकाय, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया होता है। ठीक है, अब सांविधिक निकाय कौन से होते हैं? सांविधिक निकाय वो होते हैं जो किसी एक्ट के द्वारा संसद बनाता है। ठीक है, संसद ने बना दिया, किसी एक्ट को पास किया और संसद ने उस बॉडी को बना दिया। जैसे बहुत सारे मानव आयोग बनाया गया, है ना, जितने भी बॉडीज बनाई गई एक्ट के द्वारा, संसद के द्वारा, तो वो होती हैं सांविधिक, जो किसी विधि के द्वारा बनाई जाए। ठीक है, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है जी, चलिए अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग का कंपोजिशन देख लेते हैं, गठन देख लेते हैं। इसमें क्या है ना, बहुत सारे अलग अलग इसका डिवीजन है। जो जो इम्पोर्टेंट है ना, उसको पहले हम देख लेते हैं। इसमें होता है एक अध्यक्ष। अध्यक्ष, एक सेकेंड, इसमें एक होते हैं अध्यक्ष। ठीक है, जो कि हमारे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष के रूप में काम कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री इसमें होते हैं अध्यक्ष के रूप में। ठीक है जी, नेक्स्ट, इसमें एक परिषद होती है, काउंसिल होती है, जिसको शासी परिषद कहते हैं। एक होती है क्षेत्रीय परिषद और एक होता है विशेष आमंत्रित सदस्य। ठीक है जी, अब इनके बारे में एज सच इतना आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जो अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है? गवर्निंग काउंसिल जो होती है, इसमें होते हैं आपके स्टेट के सीएम्स, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबके सीएम्स। और जो यूटीज है ना, विधानसभा वाली, जिन यूटीज में आपकी विधानसभा है, उनके सीएम्स भी होंगे इसमें। और प्लस जिन यूटीज में विधानसभा नहीं है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, मतलब उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में ऐसा आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रीजनल काउंसिल्स होती है, इसको प्रधानमंत्री अपनी
ज़रूरत के हिसाब से समय समय पर आवश्यकता अनुसार जो है इनका गठन करते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य होता है इसमें, जो कि किसी एक फील्ड का विशेषज्ञ होता है ना? तो उसको हम किसी इश्यू को लेकर जब हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम उसमें स्पेशलिस्ट के तौर पर उसको शामिल करते हैं नीति आयोग में। ठीक है जी? चलिए आगे। अब इसका जो कंपोज़िशन जिसमें जो परमानेंट है ना? जो फुल टाइम है, उसमें कौन-कौन होते हैं आपके? उसमें होते हैं अध्यक्ष, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, वो इसका अध्यक्ष रहेगा। ठीक है? भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है? ये होते हैं अपने चेयरपर्सन, ये होते हैं वाइस चेयरपर्सन। पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, ये सब अलग-अलग होते हैं जिनको प्रधानमंत्री आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। ठीक है? सलाह से बाकी। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन-कौन है? एक तो अध्यक्ष हैं। हाल फिलहाल प्रधानमंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी, तो वो इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है इनके? आगे देखेंगे, है ना अभी। सीईओ, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है। ठीक है? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अभी फिलहाल नीति आयोग के जो सीईओ हैं, वो कौन है? मार्कर कहाँ चला जाता है भई हमारा? आ गया। अभी फिलहाल इसके सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है? जो 25 फरवरी 2023 से अपने पद को संभाले हुए हैं। ठीक है जी? चलिए, अब इसके जो उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, वो कौन है? वो हैं हमारे सुमन बेरी। अब देखो नाम से सुमन है तो आंटी मत समझ लेना, ये अंकल है हमारे। ठीक है? तो ये आदमी है सुमन बेरी जी। तो याद रखना है। ठीक है? सीईओ सुब्रमण्यम जी हैं और वाइस चेयरपर्सन जो है वो हमारे सुमन बेरी जी हैं। ठीक है? इसमें 2 हब्स होते हैं। नीति आयोग के 2 हब हैं। एक टीम इंडिया हब होता है, एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब होता है। टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये दोनों आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा था ऑप्शन में क्या-क्या दिया था? नाबार्ड दिया था, सेबी दिया था और आरबीआई दिया था। आरबीआई के बारे में क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। तो अभी आगे जब आरबीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कंप्लीट आरबीआई को हम अ, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है? अभी हम नेशनल बैंक फॉर जो नाबार्ड है इसको देख लेते हैं और सेबी को देख लेते हैं। ठीक है? तो नाबार्ड के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है? अभी हमने देखा सांविधिक निकाय। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया। किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक्ट। ठीक है? 1981 के तहत इसको बनाया गया और बनाया कब गया? 1982 में। ठीक है जी? ये आपको याद रखना है। हमारा मार्कर कहाँ चला जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड और सेबी दोनों की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है? सेबी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और नाबार्ड की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? सेबी को कब बनाया गया? 1992 के जो एक्ट था, एक सेबी एक्ट 1992, उसके तहत इसको बनाया गया। ये भी एक वैधानिक निकाय है। देखिए इनके बारे में इससे ज़्यादा कुछ जानने की अभी ज़रूरत है नहीं। करंट अफेयर में पूछ लेता है कि सेबी के अभी फ़िलहाल में अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है नाबार्ड के, तो वो सब आप करंट अफेयर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलिए। थर्ड क्वेश्चन आपके, थर्ड नहीं, हाँ, नीति आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अब उनको देख लेते हैं। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। आपने जीडी के क्वेश्चंस तो किए जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बट जो नीति आयोग से रिलेटेड और दूसरे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देखना है जो नीति आयोग से रिलेटेड है। ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन पहला आपके सामने ये रहा। अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे आपको इनको सॉल्व करना है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, है ना, चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है? हमने कहा परमानेंट है, वो हमेशा वही रहेंगे। कौन? प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चलिए। नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया था? देखिए एमटीएस में आया वो क्वेश्चन है ये, 2019 का। बताइए कब आया है नीति आयोग? 2017, 2014, 2016, 2015। अभी हमने देखा था ये। तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया था 2017 का एमटीएस का क्वेश्चन। तो फिर वही सेम क्वेश्चन, तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सीजीएल 2022 के एग्जाम में आया हुआ है पहले पेपर में। क्या है क्वेश्चन, मई 2022 में उपाध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष अभी हमने देखा था ना, वाइस चेयर पर्सन। तो बताइए इनमें से कौन है, सोमनाथ, सुमन बेरी, तरुण और मनोज पांडे। तो इसके वाइस पर्सन अभी हमने देखे थे, सुमन बेरी जी हैं वाइस चेयर पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। जीडी का ही क्वेश्चन आया हुआ और शायद 2024 के एग्जाम में ही आया है ये आपके। ठीक है जी। तो सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक टैंक की स्थापना की गई। कौन से थिंक टैंक। तो जो किस पे विचार करता है, नैतिक सोच, सामाजिक सोच, धार्मिक विचार या नीतिगत विचार। भाई नीतियों के लिए तो बनाया गया है, थिंक टैंक है ना, तो नीतिगत विचार करेगा ना, तो नीतिगत विचार के लिए इसको बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नीतिगत विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो कि आपके कौन से एग्जाम्स में आया हुआ है, आईसीएआर टेक्नीशियन का एग्जाम जो 2022 में हुआ था। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना एग्जाम में, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए फालतू इधर उधर की चीजों को पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही होते हैं। ठीक है जी। चलिए तो कौन है इसका अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मई 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। अभी देखिए हाल पीछे भी था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये सीजन में भी पूछ लिया गया 2022 में। तो किसको बनाया गया था उपाध्यक्ष, सुमन बेरी जी को। अभी देखा था ना हमने पीछे, तो इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे हमारे, सुमन बेरी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा ना पीसीएस लेवल पे चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, नीति आयोग में नीति का अर्थ बताना है। अभी मैंने बोला था ना फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है। तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। चलिए मैंने कहा ना अब थोड़ा सा पीसीएस लेवल पे चलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फालतू चीज़ें आप कितना भी पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंट होता है ना एग्जाम के लिए, अगर आप केवल उतना पढ़ रहे हैं तो आप पीसीएस हो, यूपीएससी का क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा अभी। ठीक है, उतना काफ़ी होता है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ लिया, फालतू इतना बम्बार्टमेंट इकट्ठा करने की जरूरत है नहीं। नीति आयोग की शासी, है ना, शासी परिषद में कौन कौन शामिल है। अभी हमने बताया था शासी परिषद मतलब गवर्निंग काउंसिल। अब देखो क्वेश्चन ना करने की ना कुछ एक अप्रोच होती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, हमने ये पढ़ा था कि मुख्यमंत्री तो शामिल होते हैं। अब मान लो हमें ये याद नहीं है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन शामिल होते हैं। भाई हमने एक चीज तो पढ़ी, ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। तो इसमें सभी शामिल होने चाहिए ना, सभी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होने चाहिए इसमें जनता के। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, केवल मुख्यमंत्री, बाकी यूटीज का क्या होगा, मुख्यमंत्री और विशेष विशेषज्ञ ये भी नहीं था। प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल, जो उपराज्यपाल है ना यूटीज के, जिनके कोई मुख्यमंत्री नहीं है तो उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। तभी तो सभी का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होगा ना इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन लाते हैं यूपीएससी का। देखिए कहते हैं ना कि यूपीएससी है, बहुत पढ़ना पड़ता है ज़रूर डीप में थोड़ा सा, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट है जितना कंटेंट वही सभी जगह पूछा जाता है। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना की गई है जो डैश के स्थान पे किया गया है, तो किसको प्रतिस्थापित किया, योजना आयोग को। देख रहे हो ना आप, यूपीएससी देख रहा है विनोद, जीडी का बता के यूपीएससी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया, आप समझ पा रहे हैं ना। तो यूपीएससी में ही एक सेम क्वेश्चन आया था अटल इनोवेशन मिशन को लेके। अटल इनोवेशन मिशन को लेके क्वेश्चन आया था। अब देखिए पहली बात तो इनोवेशन रिलेटेड उसने पूछा था कौन से किसके द्वारा शुरू किया गया, शायद ऐसे था 2019 में आया था। अब पहली बात तो ये करंट अफेयर का हो गया क्वेश्चन, बट उसमें इनोवेशन था, तो इनोवेशन के लिए तो नीति आयोग ही है ना। 2 हफ्ते इसके आपने देखा था, अभी नॉलेज और इनोवेशन हब भी था इसका। एक से एक ऐसे ही क्वेश्चन 2020 में आया।
2020 में आया, किसको लेके था वो, शायद आकांक्षी जिला था उनका, प्रोग्राम करके कुछ, है ना। अब आप देख रहे हो 2015 में आया, 2019 में नीति आयोग का ही आया, 2020 में नीति आयोग का आया। तो इससे हम क्या सीख पा रहे हैं, थीम। नीति आयोग जैसी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए। अभी हमने देखा ना, एक ओडिशा का था शायद, पीसीएस का, उसमें भी आया, एनटीपीसी में भी आया, एसएससी में भी आ रहा है, आईसीएआर में भी आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमने इसको डिटेल्ड रूप में देख लिया, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक पहल है, किसके द्वारा शुरू की गई है, बताना है। नीति आयोग, ये विभाग, ये मंत्रालय, ये मंत्रालय। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है पूरी तरीके से, और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ अब डिटेल्ड में क्या ही होगा, है ना। तो ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं, ओएनडीसी क्या है। ये छोटे स्टोर मालिकों के लिए ना एक ऑनलाइन, मतलब पेमेंट वगैरह का वो है, आसान बनाता है, यूपीआई की तरह है ना। अब यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछता है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसको डीपीआईआईटी विभाग ने शुरू किया है 2021 में। इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जब मैनलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। 36, 29, 63, 47, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें कितने तत्व ज्ञात थे, 63। अब देखिए मैनलीफ की जो सारणी है, आवर्त सारणी है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। तो सब कुछ करने की उसमें ज़रूरत आपको एज सच अभी तो नहीं है, कभी जब आप डिटेल में पढ़ो एग्ज़ाम के लिए, पढ़ेंगे जब, तो उसमें डिटेल्ड चीज़ें करेंगे। अभी केवल इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इन्होंने सारणी बनाई थी, आवर्त सारणी, उसमें तो केवल 63 तत्व थे। हमारी जो अभी की आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। और जो नोबल गैसेज है ना, जो आज की आवर्त सारणी में होते हैं ना, नोबल गैस, वो आगे पढ़ेंगे, नोबल गैस जो होती है, तो वो मेनली की आवर्त सारणी में नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उसकी उस वक्त उनके बारे में पता ही नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, कि मेंडलीव जो थे ना, उन्होंने जब नियम को संशोधित किया, तो परमाणु क्रमांक को, मतलब उनके नियम को जब जब संशोधित किया गया आवर्त सारणी को, तो उसमें परमाणु क्रमांकों को आधार के रूप में बनाया गया है। मतलब जो आज की आधुनिक सारणी है, आवर्त सारणी, उसमें आधार क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में 7 होती हैं पंक्तियां, जिनको हम अवधि कहते हैं। 18 होते हैं स्तंभ, जिनको हम समूह कहते हैं। ठीक है, तो 7 रो होती हैं और 18 कॉलम होते हैं। पीरियड्स कहते हैं रो को, और कॉलम्स कहते हैं ग्रुप्स को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें इतने इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा वाइड है, तो थोड़ा डिटेल में बाद में करेंगे इसको आराम से कभी। ठीक है, चलिए, ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना था, जिसके बाद गैलियम ने जिसे बाद में गैलियम ने प्रतिस्थापित कर दिया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना था, ये था 63। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, 68, सॉरी 63 कह रहा हूँ, 68 है ना। तो बस इतना याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप थोड़ा सा। आवर्त सारणी के अनुसार समूह 3 के किस अज्ञात तत्व को परमाणु, देखिए अभी सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। इसका तत्व 68 था, बाद में गैलियम, देखिए सेम क्वेश्चन है ना। ये 2022 में पूछा गया सीजीएल में, ये 2021 में। देखे ना, अब सीधी चीज़ें रिपीट की जाती हैं, तो इसको याद रखना। इसका आंसर क्या हो गया, एक एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, नीति 23 मई 2023 को
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो बताइए। रवनीत कौर, लीना नायर, नैनालाल किदवई, शांति एकम्बरम। तो इसमें कौन है? रवनीत कौर आपकी आपकी नहीं मतलब सीसीआई की अध्यक्ष है। सीसीआई को बनाया कब गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसका गठन हुआ था 2009 में। किसके तहत हुआ था? 2002 में एक एक्ट आया था, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कंपटीशन एक्ट 2002। इसके तहत 2009 में बना था ये, ठीक है। क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी भी इसकी जो हेड है वो है रवनीत कौर, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसके बारे में ऐसा जानने के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए, एथलेटिक्स में आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरीके से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। कब से बन गई भाई? 97, 91, 93, 95। तो ये कब से बन गई थी? 97 से। चलिए पहले ना अब इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं डिटेल वे में पूरा। आईएएएफ, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? अब इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। पहले ये नाम था इसका, अब इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, आईएएएफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। ये हर 2 वर्ष में एक बार कराई जाती है, ठीक है। आईएएएफ की चैंपियनशिप जो होती है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये हर 2 वर्ष में एक बार कराई जाती है, ठीक है। पहली बार इसको 1983 में कराया गया था फिनलैंड में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और 2019 का जो एडिशन था वो दोहा में हुआ था। और जो अभी हाल ही में जो नीरज चोपड़ा के बारे में आपने सुना होगा, खैर आगे चलते हैं, मैंने लिखा होगा इसमें। 19वां संस्करण इसका 2023 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट में, हंगरी के, ठीक है। यहीं पे नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 वाली में नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता था? वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। और ये पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में आगे जो इवेंट है वो कहाँ पे होने वाला है? 2025 में टोक्यो जापान में होने वाला है। इसका 20वां एडिशन होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट एरर हो गया। निम्नलिखित है, ये निम्नलिखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली या वाला पहली गायक या गायिका है? जाकिर हुसैन, दो मात्रा आती हैं हुसैन, ए आर रहमान, आर डी बर्मन, या एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी। इनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार महिला, या कोई भी संगीतकार पुरुष या महिला, पहला संगीतकार जिसको भारत रत्न दिया गया वो थी आपकी एम एस सुब्बू लक्ष्मी जी, ठीक है। अब देखिए, भारत रत्न के बारे में पूछा गया है तो पूरा भारत रत्न के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भारत रत्न के बारे में देखते हैं। भारत का जो ये भारत रत्न होता है, ये होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सबसे जो बड़ा सम्मान है ना भारत का, वो है भारत रत्न, ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है? 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय राष्ट्रपति होते हैं वो इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। पहली बार 1954 में दिया गया था ये। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उनमें से पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। सीवी रमन साहब जो थे ये इसके प्राप्तकर्ता थे, पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले यही पहले वैज्ञानिक भी थे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? तीसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
चारी जी। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर भी थे, ये भी आपको याद रखना है। तो 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिया गया तो इन 3 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ियों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर जी ऐसे हैं जिनको अभी तक भारत रत्न दिया गया है, सिर्फ सचिन तेंदुलकर। और कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको भारत रत्न अभी तक दिया गया हो। ठीक है, सचिन तेंदुलकर हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, इतनी कम उम्र में अभी तक किसी ने भारत रत्न प्राप्त नहीं किया था। विदेशी मूल के 3 व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, मदर टेरेसा जी को दिया जा चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया जा चुका है, और नेल्सन मंडेला जी को दिया जा चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आपको याद रखना है। सबसे पहली बार मरणोपरांत जो भारत रत्न था वो किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 में। ठीक है, पहली महिला जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो थी इंदिरा गांधी जी 1971 में। और पहले विदेशी अभी बताया था आपको मैंने, खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। ठीक है, 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाना है। ठीक है, पहले हैं उनमें कर्पूरी ठाकुर जी, दूसरे हैं आपके एम एस स्वामीनाथन जी, तीसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, चौथे हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी, और पांचवे हैं आपके चौधरी चरण सिंह जी। देखिए, आपको जानने की ज़रूरत है 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न। अभी तक एक प्रथा थी जिसके अनुसार 3 मैक्सिमम व्यक्ति हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 3 मैक्सिमम व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन अब कितने? पहली बार किसी वर्ष में, एक वर्ष में, पहली बार किसी एक वर्ष में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब भारत रत्न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, या इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है, मतलब जाना जाता है? ये आपके CHSL में पूछा गया। सुब्बू लक्ष्मी जी को ही कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। देखिए, इसमें भी आया था ये सुब्बू लक्ष्मी जी के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अब इसमें क्या याद रखना है आपको कि कर्नाटक संगीत की रानी किसको कहा जाता है? सुब्बू लक्ष्मी जी को। और सुब्बू लक्ष्मी जी ही क्या है? पहली संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन सेम सुब्बू लक्ष्मी जी के बारे में है। एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ? सुब्बू लक्ष्मी जी का जन्म कहाँ हुआ आपका? वेल्लोर, इरोड, तंजावुर या मदुरै? इनका जन्म हुआ था मदुरै में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है NTPC CBT 2 में, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है इनके बारे में। ये NTPC का क्वेश्चन है 2021 का। किस राज्य के व्यक्ति हैं ये भूपेन हजारिका? ये मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या पश्चिम बंगाल? तो ये हैं आपके आसाम के व्यक्ति। ठीक है, तो याद रखना है इनके बारे में, इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। आगे हो सकता है इनको डिटेल में हम पढ़ें। तो भूपेन हजारिका जी जो हैं वो आसाम के रहने वाले हैं और भारत रत्न से सम्मानित हैं, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रत्न से रिलेटेड, स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, नाम आपको याद रखने चाहिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, CV रमन जी, और तीसरे कौन थे? राजगोपालाचारी जी। ठीक है, तो CN राव नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं, CV रमन बिल्कुल ठीक, इनको दिया गया था। तो आपका आंसर हो गया CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? देखिए, सेम क्वेश्चन MTS में भी रिपीट हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन जी नहीं, विश्वेश्वरैया जी नहीं, वेंकटरमन बिल्कुल ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं। तो आप देख रहे हैं ना सेम क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन आया, देखते हैं। कौन पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? देखो, ये DP कांस्टेबल में भी आया।
2020 वाले एग्जाम में आया ये एमटीएस में भी आया, और अभी हमने पीछे देखा है सीजीएल में भी आया, एनटीपीसी में भी आया। तो आप देख रहे हैं ना कितने इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? सीवी रमन जी को, और इनके साथ साथ दो व्यक्ति और थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 7th क्वेश्चन, ये इसके पीवाई क्यूज है, किसके? भारत रत्न से रिलेटेड जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये जीडी के क्वेश्चंस नहीं है, ये पीवाई क्यू है उससे रिलेटेड। तो निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न पुरस्कार से इनकार कर दिया, मतलब लेने से इनकार किसने कर दिया था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो वो थे हमारे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। बेसिकली हुआ क्या था कि शायद ये सिलेक्शन कमेटी में थे, तो इनको बोला गया लेने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई जो देने वाला है वो खुद कैसे ले सकता है। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुरस्कार लेने से ही मना कर दिया था। क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोनों अलग व्यक्ति हैं, एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है और एक कौन है अपने? अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, एपीजे सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 मई 2023 करंट अफेयर का क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार के मुख्यमंत्री, केरल के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये अवार्ड दिया गया। अब देखिए ये थोड़ा करंट अफेयर का, थोड़ा नहीं पूरा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जिसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बार आने जाने वाले क्वेश्चंस। सत्य शोधक समाज की स्थापना या संस्थापक कौन है, किसने की थी? घासीदास, हरिदास, ज्योतिबा, ज्योतिरावनी, ज्योतिबा, शायद ये हो इनका नाम, या ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अब देखिए जितने भी समाज और संगठन हैं, सामाजिक सुधार संगठन है, उनके संस्थापक एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके पीवाई की जगह मैंने समाज और संस्थापक ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय जी ने 1973 में। प्रार्थना समाज 1867 67 में स्थापित हुआ, बनाया गया। आत्माराम पांडुरंग जी ने बनाया था केशव चंद्र सेन की मदद से। तो अगर इनका नाम भी आता है ना क्वेश्चन में तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की, 1875 में की, ठीक है, याद रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी जो स्थापना थी वो की थी मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकोट ने। आपने सुना होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो इससे जो मतलब इस वाली सोसाइटी को जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी वो हुई थी एनी बेसेंट जी के जुड़ने से। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा है, तो वो क्या करता है, इसी ऑप्शन को पहले डाल देता है, जबकि एनी बेसेंट जी ने इसकी स्थापना नहीं की, ये इसकी सदस्य थी, इनकी वजह से ज़्यादा विख्यात हुआ था ये सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद जी ने किया था स्थापित, ये इनके गुरु थे, ठीक है। तो इनकी शिक्षाओं को प्रमोट करने के लिए विवेकानंद जी ने इस मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले जी ने इसको शुरू किया था। सन भी याद रखना है और व्यक्ति को भी याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अहमदिया आंदोलन। 1889 में एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, मिर्जा गुलाम अहमद जी द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट आत्मीय सभा 1814 में राजा राममोहन राय जी द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट सभा तत्वबोधिनी सभा एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया। लास्ट आपका यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 10वां क्वेश्चन। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश काल का बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। बिरजू महाराज जी के बारे में इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हम इसमें करेंगे सॉल्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाना एग्जाम में, ठीक है। तो किस घराने से रिलेटेड थे ये? लखनऊ, आगरा, हैदराबाद या ग्वालियर? तो ये
किससे रिलेटेड थे? लखनऊ घराने से ये रिलेटेड थे। अब पंडित बिरजू महाराज जी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म होता है 4 फरवरी 1938 को हंडिया में। अब हंडिया कहाँ पे है? हंडिया जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश की ही एक जगह है, क्योंकि 1938 की बात हो रही है तो उस समय पे यूपी तो था नहीं, तो ब्रिटिश इंडिया था। तो उस ब्रिटिश इंडिया में जो यूपी के अंडर में ही आने वाला ये था मध्य प्रांत जो होता था ना, मतलब उत्तर प्रांत मध्य ही कहते थे, हाँ मध्य प्रांत के का ही एक हिस्सा था ये, ठीक है, हंडिया। तो इसको याद रखना है आपको। इनकी मृत्यु हो जाती है 17 जनवरी 2022 को, अभी 2-3 दिन पहले ही इनकी पुण्यतिथि। कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के ये वंशज थे और इन्होंने नृत्य के लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने में एक भारतीय नर्तक, संगीतकार और गायक, प्रतिपादक, इन सब के रूप में अपने जीवन में कार्य किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इनको पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं, ठीक है, एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में इनको प्रदान किया गया, याद रखना है आपको। 1986 में सेकंड जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, ये इनको मिला। देखो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद 3 पुरस्कार होते हैं, एक होता है पद्मश्री, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म विभूषण। ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, इन तीनों में, ठीक है। तो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, फिर तीसरा सबसे बड़ा है पद्म भूषण, फिर चौथा है पद्म श्री। इस सीक्वेंस में ये आते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो 1986 में इनको कौन सा पद पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए इनको फिल्म फेयर का जो रिसेंटली मिला था इनको पुरस्कार 2016 में, जो इन्होंने बाजीराव मस्तानी का वो एक गाना गाया था ना, उसमें इन्होंने नहीं गाया था, मतलब उसमें कोरियोग्राफी की थी, जो दीपिका पादुकोण जी ने डांस किया था अच्छा वाला कथक टाइप का, तो वो इन्होंने ही कोरियोग्राफी उसकी की थी। अब एक मूवी मतलब पहले ही देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला श्रेणी का राष्ट्र पुरस्कार इन्होंने जीता था, और किसके लिए जीता था? विश्व रूपम के लिए। ये आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट, देवदास मूवी के लिए इन्होंने क्या किया है भाई? काहे छेड़े मोहे, काहे छेड़े मोहे, ये जो गाना था इसका भी इन्होंने निर्देशन किया था, और जो अभी मैंने बताया था ना बाजीराव मस्तानी का एक गाना था जिसके लिए इनको फिल्म फेयर का भी पुरस्कार दिया गया, मोहे रंग दो लाल। सुना तो होगा ही आपने गाना, नहीं सुना होगा तो दीपिका पादुकोण जी की रील आपने जरूर देखी होगी, ठीक है। अब देखिए इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन भरे पड़े हैं, सेम क्वेश्चन पूछा गया। पद्म विभूषण विजेता बिरजू महाराज जी कौन है? प्रसिद्ध कौन से नर्तक हैं? बिरजू महाराज जी किस नृत्य शैली से संबंधित है? बिरजू महाराज जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? महाराज जी और शोभना नारायण जी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? देखिए सेम क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया 2022 वाली एग्जाम में, सेम 2019 में एनटीपीसी में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, डी ट्रिपल एस बी के जीएसए में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देख रहे हैं ना, अभी तो और क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन आपको मिला है एएलपी में देखने को, जीडी के 2022 वाले एग्जाम में, सीआईएसएफ का अलग से जो एएसआई का एग्जाम हुआ तो उसमें ये देखने को मिला है, ठीक है। तो बिरजू जी थे, जो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे, वो किस घराने से रिलेटेड थे? आप घराने कह रहा हूँ, कौन से नृत्य से रिलेटेड थे? कथक नृत्य से रिलेटेड थे, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके बारे में ये रहा, जो पंडित बिरजू महाराज जी थे उन्होंने 1986 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? देखो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1986 में इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया था पद्म विभूषण, ठीक है। और कब प्राप्त किया था ये भी याद रखना है, कौन सा प्राप्त किया था ये भी याद रखना है, 1986 में, और पद्म विभूषण प्राप्त किया था, ठीक है। तो कहाँ गया पद्म विभूषण? ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज ने कालका बिंदादिन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। डैश के, यहाँ पे ना ऐसे होगा ये डैश के, तो ये किसके थे? लखनऊ के। देखो सेम 2022 का क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन, इसी का हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। यही सेम क्वेश्चन अभी पूछा गया जीडी में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये ऑलरेडी पहले आ चुका है किसमें? सीपीओ के 22 वाले एग्जाम में। ठीक है, तो ये लखनऊ घराने से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। ऐसा हो सकता है क्या? न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, ऐसा है क्या? केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित है। देखिए, न्यायाधीश को यदि हटाना इतना सरल हो तो न्यायाधीश न्याय कैसे करेगा? तो संविधान ने भी इस चीज़ को इंश्योर किया है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, न्यायाधीश के हटने की, न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया, उसको डिटेल में समझते हैं। पहले सर्वोच्च न्यायालय को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल कौन सा है? 124 आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हालांकि इसके आगे बहुत सारे और दूसरे आर्टिकल्स हैं, 217 और 19, जो कि इस बात का प्रावधान भी करते हैं कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जिसको हम महाभियोग कहते हैं, ऐसा संविधान ने कहा नहीं है कि महाभियोग लगेगा, बट इसको न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, पूरी तरीके से न्यायिक भी नहीं है और अन्यायिक भी नहीं है। ठीक है, गैर न्यायिक भी नहीं है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया कौन सी चलाई जाती है? महाभियोग। अब इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, क्या होता है। अनुच्छेद 124 का क्लॉज 4 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, इनको हटाने के लिए कोई प्रक्रिया संविधान निर्धारित नहीं करता। ठीक है, तो संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा है, गाइडेंस दिए, स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं किया गया इनको हटाने का। ठीक है, चलिए पहले आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट, संविधान में क्या कहा है 124 के क्लॉज 4 में, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होगी, जो कि आर्टिकल 218 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर भी लागू होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, उनको हटाने के लिए आर्टिकल नंबर 124 का 4 है, और हाई कोर्ट का जो जज होगा, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए आर्टिकल 218 प्रावधान करता है। प्रक्रिया, देखिए अभी हमने बोला ना, इसकी प्रक्रिया जो है संविधान में नहीं दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इसके लिए संविधान ने शक्ति दी है संसद को कि वो एक एक्ट बनाए जिसके तहत ये प्रक्रिया को निर्धारित करे। तो एक्ट बनाया गया है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें निर्धारित की गई है प्रक्रिया कि कैसे न्यायाधीश को हटाया जाएगा। चलिए उस प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। तो हमने अभी देखा कि महाभियोग लगाया जाएगा उन पे। ठीक है, इम्पीचमेंट होगा उनका, और उसके दो आधार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस पे महाभियोग लगाने के दो आधार होंगे, दो आधारों पर लगाया जा सकता है बस। एक तो सिद्ध दुर्व्यवहार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट। ठीक है, इसके आधार पर, या फिर अक्षमता के आधार पर, इनकैपेसिटी। देखिए सिद्ध दुर्व्यवहार या कदाचार, इसको हिंदी में ये शब्द भी आ जाता है कदाचार। कदाचार क्या है? कि उन्होंने अपना जो नैतिक कर्तव्य है उसका निर्वहन ना किया हो, या उन्होंने नैतिक रूप से कुछ गलत कार्य किया हो, तो वो होगा सिद्ध दुर्व्यवहार।
अक्षमता मतलब कि अब वो एबल नहीं रहे हैं, अब वो किसी अक्षमता का शिकार है कि वो अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर सकते। जज के रूप में जो ड्यूटीज दी गई हैं उनको वो पूरा नहीं कर सकते। तो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि क्या आधार है। दो आधार है, सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार और अक्षमता। ठीक है। नेक्स्ट, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। हो सकता है एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, पर आप इसको एक स्टोरी की तरह समझें। ठीक है। प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, महाभियोग का प्रस्ताव या तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है। इसको लाने के लिए कम से कम आपके फेवर में पहले 100 सदस्य होने चाहिए। अगर आप लोकसभा में लाते हो, लोकसभा में अगर आपको जज को हटाने का प्रस्ताव भी लाना है ना, तब भी आपको कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तभी आप इसको लोकसभा में ला सकते हो प्रस्ताव को। ठीक है। अगर आप राज्यसभा में लाना चाहते हो तो आपको 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा, तब आप इसको लाओगे। पहले 50 लोगों के साइन ले आओ, सदस्यों के, जो संसद के सदस्य हैं, तब ऐसा कोई प्रस्ताव आप ला सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, आपने ले आया प्रस्ताव, 100 बंदों का समर्थन भी ले लिया। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति एक जांच समिति का गठन करते हैं। प्रस्ताव यदि स्वीकार कर लिया गया, प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकार भी किया जा सकता है। ठीक है। ये विवेक पर होता है राष्ट्र उसके लोकसभा अध्यक्ष के या फिर राज्यसभा के सभापति के। ठीक है। विवेक पर होता है, यदि उसको लगता है, उनको लगता है कि ठीक है प्रस्ताव, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। यदि ठीक नहीं होता, उसके आधार सही नहीं होते, तो उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। प्रस्ताव यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति हैं, जहां भी वो प्रस्ताव लाया गया था, वो एक 3 सदस्यीय समिति गठित करते हैं। 3 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें कौन कौन होता है ये आप देखें। जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या फिर कोई भी एक जस्टिस हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, किसी भी एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस हो, और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होने चाहिए। ये 3 व्यक्ति होंगे उस जांच समिति में, जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति बनाएंगे उस महाभियोग की जांच करने के लिए कि भाई जो आरोप लगाए गए हैं वो सही भी है या नहीं। समिति क्या करती है, आरोपों की जांच करती है ना, कि आरोप जो लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। उसकी जांच के बाद उसने अपनी जो भी रिपोर्ट बनाई, किसने, समिति ने जो भी रिपोर्ट बनाई, उसको सदन के पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के सामने रखी रिपोर्ट। उसके बाद संसद में इस विषय को लेकर बहस होती है। इस जो जांच की रिपोर्ट आई है, इसको लेकर बहस होती है। बहस के बाद अब उस रिपोर्ट को, वो जो महाभियोग से रिलेटेड जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसको विशेष बहुमत से दोनों सदन में पास कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता पक्ष है वो ही हटा सकता है या विपक्ष है वो हटा सकता है। इतना आसान नहीं है जजेस को हटाना। दोनों सदनों में अगर आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं ना, आरोप सिद्ध होने के बाद भी दोनों सदन में आपको विशेष बहुमत चाहिए उस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए। अब विशेष बहुमत क्या होता है, आप देखो। एक तो सिंपल मेजोरिटी होती है कि भाई आधे लोगों ने हाँ कर दिया, तो वो सिंपल मेजोरिटी होती है। विशेष या स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, इसमें होता है भाई आपका जो सदन है, सदन में जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग वोट डालेंगे। ठीक है। प्रेजेंट या वोट डालने वाले लोगों का तो 1 अपॉन सॉरी इनका तो 2/3 होना चाहिए, जितने वहां पे उपस्थित हैं। और जो उसकी कुल संख्या है, जैसे मान लो 543 लोग होते हैं लोकसभा में, तो उसकी टोटल संख्या का आधा, इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। जो प्रेजेंट हैं, जो उपस्थित हैं और वोट डालने वाले हैं, उनका 2/3, और जो टोटल संख्या है उस सदन की, उसका 1/2, आधा। ठीक है। उसका आधा, इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति अंतिम फैसला, अंतिम रूप से उसको निष्कासित करते हैं। किसको, जज को। अभी तक ऐसा हुआ है क्या, हाँ हो चुका है, लेकिन निष्कासन किसी का नहीं हुआ, महाभियोग नहीं लगा किसी पे भी। महाभियोग लगना किसे कहेंगे, जब सिद्ध हो गया, जब सिद्ध हो चुका है क्या,
उस पर जो जज था उन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो चुका है, अब राष्ट्रपति जी ने उनको निकाल दिया। ये होता है महाभियोग कि लग गया महाभियोग। आज तक किसी पे महाभियोग लगाया नहीं गया है, शुरू जरूर किया गया था। तो दो जजेस हैं, पहली बार सबसे पहले जज जो थे वो थे रामास्वामी जी। रामास्वामी जी के खिलाफ सबसे पहली बार क्या शुरू किया गया था? महाभियोग शुरू किया गया था। और ये जो थे रामास्वामी जी, जब इन पे महाभियोग लगाया गया था ना, तो ये शायद नहीं, ये थे पंजाब के, ये पंजाब के चीफ जस्टिस थे जिस समय इन पे महाभियोग लगाया गया था, तो ये भी याद रखना है आपको। और एक थे आपके सौमित्र सेन, 2011 में इन पे भी शुरू किया गया था, मतलब लगाया नहीं गया था, शुरू किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, बट वो आगे चल नहीं पाया था। ठीक है, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन देखने को मिले कि पहली बार किसके अ, खिलाफ लाया गया था महाभियोग प्रस्ताव। तो रामास्वामी जी के खिलाफ लाया गया था। जब लाया गया था तो ये पंजाब के चीफ जस्टिस थे। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद द्वारा डैश के माध्यम से, यहाँ पे डैश होगा, संसद द्वारा डैश के माध्यम से हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत से, साधारण और दो तिहाई बहुमत से, या विशेष बहुमत से, या दो तिहाई बहुमत से। आपने अभी देखा था ना, केवल विशेष बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीपीओ का क्वेश्चन था अभी जो आपने देखा, ये वाला। अभी हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के वह न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन उन पर महाभियोग नहीं चलाया जा सका? ये रीट का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, 2015 का। तो वो कौन थे? रामास्वामी जी थे। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा पीवाईक्यू का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके आधार पर हटाया जा सकता है? हमने इनकी दो चीजें देखी थी ना, जिनके आधार पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। संविधान का अनादर नहीं, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता, ये थे दो आधार जिनके आधार पर किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के उस पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके विरुद्ध संसद में स्वतंत्र भारत में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। अभी हमने पीछे देखा था ना, ये रीट का क्वेश्चन आया था, और वही सेम क्वेश्चन कहाँ पे आ गया? सीजीएल में आ गया। देखो 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो हर एग्जाम के जो टॉपिक रिलेटिव क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसको हटाया गया था? रामा स्वामी जी को हटाया नहीं गया था, मतलब उनके खिलाफ लाया गया था प्रस्ताव। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल में की जा सकती है। महाभियोग की पहल डैश में, यहाँ पे डैश होगा, वो डैश हट गया, आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगा इसका। लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, या दोनों की संयुक्त बैठक में। अभी हमने देखा था कि किसी भी सदन में राष्ट्रपति, यहाँ पे तो राष्ट्रपति आ गया, हम तो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं ना, तो शायद राष्ट्रपति का क्वेश्चन देख लिया। बाकी महाभियोग किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पर, ये रहा। हाँ भाई, तो पहली शिफ्ट का 12वां क्वेश्चन आ चुका है हमारा जीडी का। रंगास्वामी कप का संबंध डैश खेल से है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। तो भाई ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि हॉकी से रिलेटेड है। अब हॉकी के बारे में सब कुछ ही जान लेते हैं जिससे कि आगे तकलीफ ही ना हो। हॉकी, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? खिलाड़ी होते हैं इसमें 10, नहीं 11 11 खिलाड़ी होते हैं। 10 खिलाड़ी होते हैं आउटफील्ड, और एक होता है गोलकीपर। वैसे टीम होती है टोटल 16 की, जिसमें से 5 खिलाड़ी बेंच पर बैठते हैं। ठीक है, इन पांचों में से कोई भी अंदर रिप्लेस
टूर्नामेंट के रूप में जा सकता है और कितनी बार भी जा सकता है, ठीक है, लिमिट नहीं होती कोई। नेक्स्ट, इस गेम की जो टाइम है, टाइम पीरियड कितना होता है, 35 मिनट की 2 अवधि होती है। बेसिकली गेम तो 60 ही मिनट का होता है, 30 मिनट का गेम प्लस 5 मिनट का रेस्ट, 30 मिनट का गेम प्लस 5 मिनट का रेस्ट, ऐसे होता है शायद ये। और टोटल होता है 70 मिनट का गेम, 35-35 मिनट की 2 टाइम इसमें होते हैं। इसका मैदान कैसा होता है, मैदान होता है इसका आयताकार। इसकी जो पिच होती है ना, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो ये होती है, लंबाई चौड़ाई ये होती है, आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़िए। फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये इसकी वर्ल्ड लेवल पर नियामक संस्था है ना, जो वर्ल्ड लेवल पर हॉकी के नियम वगैरह को देखती है, वो है आपकी FIH। अब देखो FIH की फुल फॉर्म ना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लिखी हुई है, कभी आपने ध्यान दिया हो ना, तो ये FIH जो होता है ये किसी दूसरी भाषा में, शायद फ्रेंच या जो भी होती है वो भाषा, उस भाषा में इसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको FIH कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उस भाषा में पहले फेडरेशन, फिर इंटरनेशनल, फिर हॉकी, इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए फुल फॉर्म इसकी ये है। बट इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना होती है 1924 में। और इंडिया में इससे रिलेटेड जो संस्था है वो कौन सी है, IHF, जो कि इंडियन हॉकी फेडरेशन है, 1925 में आपकी ये बनती है। भारत में पहला हॉकी क्लब 1855 में कोलकाता में स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, हॉकी से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं, ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि महान खिलाड़ियों में से एक है। अब हॉकी के ओलंपिक में क्या प्रदर्शन किया है हॉकी ने, ये देख लेते हैं। ओलंपिक में भारतीय हॉकी 8 हमने स्वर्ण पदक जीते हैं, 1928, 1932, 1936, 1948, 52, 56, 64, 80, ये 8 स्वर्ण पदक हैं हमारे। एक रजत पदक हमने जीता है और 3 कांस्य पदक हमने जीते हैं, जो कि लेटेस्ट वाला कौन सा है, 2020 का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, पहले इससे पहले कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। पेनल्टी कॉर्नर, भाई पेनल्टी कॉर्नर क्या होता है, पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है, मतलब कोई फॉल कर देता है तो उसके लिए गिफ्ट के रूप में दूसरी टीम को दे दिया जाता है। अंपायर इसका इशारा कैसे करता है, एम्पायर लक्ष्य की दिशा में दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप से उठाता है, मतलब सामने की तरफ उठाता है, कैसे, ऐसे, देखिए, ये होता है पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। एक और चीज होती है फ्री हिट। फ्री हिट में क्या होता है, एक हाथ ऊपर साइड में होता है, ठीक है, एक हाथ नीचे होता है, ये होती है आपकी फ्री हिट, ठीक है। पेनल्टी कॉर्नर इस तरीके से दिया जाता है, फ्री हिट इस तरीके से दी जाती है। नेक्स्ट, हॉकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टेडियम कौन कौन से हैं, ये आप देख लें, एग्जाम में भी आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बनाया गया, विश्व में सबसे बड़े पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में ये जाना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम शामिल किया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, याद रखना है आपको, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर याद रखिए। बिरसा मुंडा जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा है, तो भारत का भी सबसे बड़ा होगा, और ओडिशा में है, ये भी आपको याद रखना है। हॉकी से रिलेटेड जो जो कप हैं, टूर्नामेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, सिंधिया गोल्ड कप, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। रंगास्वामी कप, अभी अभी पूछा गया है GD में, याद रखना है। बीटन कप, बीटन कप हॉकी का इंडिया का सबसे पुराना कप है, ओल्डेस्ट कप है, टूर्नामेंट है, सॉरी, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। आगा खां कप, ये भी याद रखना है। रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये सारे जो हैं वो हॉकी से रिलेटेड मेन टूर्नामेंट हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन 2020 में, हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, बेटन बॉम्बे गोल्ड कप, MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप, ओबेदुल्ला खां गोल्ड कप। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि बेटन कप जो है वो इसका सबसे पुराना कप है, मतलब प्रतियोगिता है भारत की, ठीक है। हॉकी में यदि अंपायर दोनों भुजाओं को लक्ष्य की ओर क्षैतिज रूप से इंगित करता है, तो संकेत का अर्थ
क्या है? मुक्त प्रहार, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, गोल स्कॉट। अभी हमने इसका इमेज भी देखी थी इसकी, ये होता है पेनल्टी कॉर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने चार हाथों में चार हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है। यहाँ पे मैं फोटो लगाना भूल गया, फोटो में लगा देता, बट आपको क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है बस। ठीक है, वियना में है, ये आपको याद रखना है पहली बात तो। ठीक है, पूछिए, अगले एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ पे है, वियना में है। किस हॉकी खिलाड़ी की मूर्ति है, ये आपसे पूछा गया, तो वो कौन है? ध्यानचंद, क्योंकि वो सबसे फेमस है ना, सबसे ज़्यादा जिन्होंने योगदान किया है हॉकी में, इनको जाना जाता है ना, ध्यानचंद जी को। इनके नाम पे ही पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अभी जो शुरू, नाम जिसका चेंज किया गया है। ठीक है, चार हाथों में चार हॉकी स्टिक पकड़ी गई है, वियना में इनकी मूर्ति है। किसकी? धनराज, सॉरी, ध्यानचंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 यार्ड, 16 यार्ड हिट, इस शब्द का संबंध किस खेल से है? देखो 16 यार्ड ना, अब इसको डिटेल में तो समझाना नहीं, बेकार है अभी, इतना याद रखना है। 16 यार्ड जो है वो आपका हॉकी से रिलेटेड है, फील्ड हॉकी। अब देखो फील्ड क्यों कहा गया है, हॉकी बहुत सारे होता है, आइस हॉकी भी होता है, तो जो मेन हम जमीन पे खेलते हैं ना, जो मेन खेलते हैं वो होता है फील्ड हॉकी। ठीक है, 16 यार्ड जो है वो फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। 22 यार्ड आपने सुना है ना, 22 गज की जो पिच होती है, वो आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित हुआ था? ये अभी अभी हमने करा था इसको। कहाँ पे स्थापित हुआ था ये? कैलकाटा में। मैंने आपको बताया था ना, याद रखना है, कैलकाता। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ियों की टीम हिस्सा लेती है? देखिए एमटीएस का क्वेश्चन है, 11 खिलाड़ी होते हैं इसमें हॉकी में, एमटीएस का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, आठों के आठों आपको याद होने चाहिए कब कब जीते हैं भारत ने। ठीक है, तो इनमें से जीता है हमने 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? अब ऐसे तो याद रखना मुश्किल है ना, तो मैं इसको अटेम्प्ट करता तो मैं ये देख लेता कि सबसे फेमस कौन से दिख रहे हैं, इसमें से ध्यानचंद ही दिख रहे हैं, तो मैं इसको लगा देता। बाकी यहाँ ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आया जीडी के एग्जाम में ही है, तो आपको याद रखना है 1936 में बर्लिन ओलंपिक में कौन कप्तान थे? ध्यानचंद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन जीडी के एग्जाम का। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जिनमें से एक कर्तव्य है, 11वां कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, उनके बच्चे हैं उनके पास, तो वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए क्या करेंगे? उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। अब देखिए पूरा, अब इसको पढ़ ही लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, सबसे पहली चीज, संविधान के भाग 4(1) में इनको शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4(a) में, यानी कि मूल रूप से तो शामिल नहीं थे संविधान में, 4 में ए पार्ट जोड़ा गया, तब इनको शामिल किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति, जिनकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कैसे शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। भाई 10 कर्तव्य जोड़े थे हमने। हुआ क्या था, ये जो समिति बनाई गई थी स्वर्ण सिंह समिति, इसने काफी सारे कर्तव्य, शायद 8 कर्तव्य इसने सुझाए थे, जिनमें से केवल 5 हमने स्वीकार किए थे, सरकार ने 5 अपनी तरफ से जोड़े, और टोटल 10 मौलिक कर्तव्य हमने संविधान में शामिल कर दिए। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे और दूसरे कर्तव्य भी दिए थे, जैसे टैक्स कलेक्शन को भी एक मौलिक कर्तव्य बनाया जाना चाहिए,
बट उन सबको स्वीकार नहीं किया। इनके 5 के और बाकी अपने 5, टोटल 10 कर्तव्य जोड़ दिए गए। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया। किसमें? मौलिक कर्तव्यों में। 10 कर्तव्य थे, अब हमने कब जोड़ा पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 11वां कर्तव्य है क्या, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 11वां कर्तव्य क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के समान अवसर आप उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपके संविधान में कहाँ कहाँ पर है? मौलिक अधिकारों में तो है ही। मौलिक अधिकारों में कहाँ पे है? सॉरी, फंडामेंटल राइट्स कह रहा हूँ। फंडामेंटल राइट तो मौलिक अधिकार ही होते हैं ना। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान एक तो फंडामेंटल राइट में है। फंडामेंटल राइट में कहाँ पर है? अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करेंगे। एक है आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसमें 11वीं ड्यूटी आपकी ऐड करी गई है। एक होते हैं आपके DPSP, जिसमें आर्टिकल नंबर 45 में ये कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने के लिए। तो अभी फिलहाल इसमें इस वक्त हैं टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? USSR से। ठीक है जी, USSR से हमने इनको लिया है, और ये गैर न्यायोचित होते हैं। इट मीन्स कि हम इनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर इनको लागू नहीं, कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता, तो इसके आधार पर उसको न्यायालय में नहीं ले जाएंगे हम कि ये अपने मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। ठीक है, गैर न्यायोचित होते हैं, बट समय समय पर यदि सरकार चाहे तो किसी अधिनियम एक्ट के माध्यम से इनको कानून बनाकर लागू कर सकती है। जैसे इसको लागू कर दिया गया है, एक अधिकार के रूप में लागू कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं, उससे पहले ये जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये आप इनको रट्टा मार लीजिए। ठीक है, अभी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, वरना मैं जब इनको डिटेल में करेंगे ना हम, तो इसको ट्रिक के माध्यम से उस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपके 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो PYQs आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य डैश हैं और ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते वक्त न्यायालय इनको ध्यान में रखता है। ठीक है, तो ये CGL के 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मौलिक कर्तव्य कैसे हैं? नियामक, असंवैधानिक, सांविधिक या सामान्य। ये मौलिक कर्तव्य कैसे हैं? असंवैधानिक है, नियामक है, सांविधिक है या सामान्य है। यार ये मेरा कीबोर्ड खराब हो गया क्या? तो ये है आपके सांविधिक। क्यों? क्योंकि इसको कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में हुआ था। तो ये विधि से आए हैं ना, जब विधि से आए हैं तो कैसे हो गए? सांविधिक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए PYQ में आया हुआ, जो कि आपके GD में ही आया है 2022 में। ठीक है, कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी, देखा सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके 11 के 11। आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा। ये जो आपको लिस्ट दी गई है ना, ये इन सारे कर्तव्यों को आपको ट्रिक के माध्यम से जिस भी तरीके से आप रट्टा मारना मतलब मार सकते हो, रट्टा मार लेना है। ठीक है, ये सारे के तक तो मैंने तो इनको रट रखा है, आप भी रटें। जी जी, मौलिक कर्तव्यों में जो 51A का जी है ना, जी के लिए पूछा है कि क्या है जी में, उपधारा जी में क्या है? बच्चों की शिक्षा है, पर्यावरण के बारे में है, यस, या सार्वजनिक संपत्ति के बारे में, या सामाजिक संस्कृति विरासत के बारे में है। तो पर्यावरण के बारे में दिया गया है इसमें जी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? अभी हमने देखा ना,
कौन सी समिति थी? यह है एसएससी एमटीएस में, ठीक है। वो थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिशों पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21 के समान है। कौन सा? अभी हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो शिक्षा का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में है, लेकिन ये डीपीएसपी में भी है कि राज्य का कर्तव्य होगा वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए, वो है आर्टिकल 45। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, आर्टिकल 51A के तहत। कौन सा वाला? सबसे एंड वाला, ठीक है, के वाला, 11वां जो नया जोड़ा गया था ना संविधान संशोधन के तहत, ठीक है जी। चलिए, तो इसमें हो जाएगा 51 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति हर व्यक्ति, हर नागरिक सम्मान रखेगा? तो ये देखिए सीपीओ में आया हुआ है 2022 में। और ये याद रखना है, अभी हमने आरडब्ल्यूए का जीडी का मॉक देखा था ना, तो उसमें भी यही सेम क्वेश्चन था। इवन पीवाईक्यू में ये बार बार रिपीट होता है। जो पहला कर्तव्य है ना, सबसे पहला, वो यही है, क्या? कि हम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। तो इसके ऑप्शन शायद इसके ऑप्शन रह गए, है ना, तो उसको छोड़ देते हैं अभी, मतलब उसको छोड़ना, ऑप्शंस नहीं है उसके, आप इसको याद रखना है ऐसे, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय गान के, ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने इसको 2 बार लिख दिया, पीछे भी है ये, एक सेकेंड। अच्छा, ये सीपीओ में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, और ये देखिए ये है आपका सीपीओ का क्वेश्चन, और सेम ही क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रहा था कि ये सेम ही क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में भी पूछा गया है, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे है ना, वही सेम क्वेश्चन किसमें? सीएचएसएल में 2023 में पूछा गया है। तो सबसे पहला कर्तव्य ही क्या है हमारा? राष्ट्रीय गान से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से, बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। ऐसा तो नहीं होता। देखिए जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो इसमें क्या होता है, जो जब स्कोर सम होता है, कैसा होता है? सम मतलब इवन स्कोर होता है, तो दाईं तरफ से, दाईं तरफ वाली सर्विस कोर्ट से सर्व करते हैं, मतलब दाईं तरफ से करते हैं। और जब विषम होता है तो बाईं तरफ से। बराबरी वाले में कोई सीन नहीं होता, ठीक है। जब स्कोर सम होगा तो दाईं तरफ से, विषम होगा तो बाईं तरफ से, ठीक है। तो ये तो गलत हुआ। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में, लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, एक तरफ नहीं खड़े होते, अलग अलग खड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन गलत है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन के बारे में देखते हैं। बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है, मतलब जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है, वो किस प्रकार का होता है? आयताकार होता है, ठीक है जी। और बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.4 मीटर। इसको आपको याद रखना है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? दोनों में अलग अलग होती है। देखिए बैडमिंटन सिंगल्स में भी खेला जाता है और डबल्स में भी, है ना, एक व्यक्ति खेलता है और 2 व्यक्ति। जब सिंगल कोर्ट होता है ना, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5.18 होती है। लेकिन जब डबल कोर्ट होता है तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो 6.1 मीटर हो जाती है, ठीक है जी। तो आपको याद रखना लंबाई इसकी हमेशा सेम रहेगी, 13.4 इंटू, यदि सिंगल्स है तो 1.8, 5.18, और डबल्स है तो 6.1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? जो नेट होता है ना, नेट, इनका जो नेट लगा रहता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? किनारों पर तो 1.55 मीटर होती है। यही इंपॉर्टेंट है, किनारे मतलब ऐसे ही जो नेट लगा हुआ है ना, ऐसे ये नेट होता है, यहाँ से किनारों पे से, यहाँ से इसकी लंबाई जो होती है, ऊंचाई, ये होती है 1.55 मीटर। यहाँ से थोड़ा सा झुका होता है, हल्का सा नीचे होता है,
और यहाँ पे इसकी जो 1 इंच कम होती है ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे 5 फुट 1 इंच होगी लंबाई, मतलब ऊंचाई इधर डंडों की तरफ से, और बीच में नेट है ना जो सेंटर, यहाँ से इसकी 1 इंच लंबाई कम होती है, ठीक है, ऊंचाई। नेक्स्ट, इसके लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो होती है, BWF, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका वो करती है, रेगुलेशन करती है। और इंडिया के लिए क्या है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1934 में हुआ। ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस से पहले स्कोरिंग सिस्टम देखेंगे। हाँ देखिए, स्कोरिंग सिस्टम में क्या होता है, इसका 3 गेम होंगे इसमें। एक मैच में 3 गेम होते हैं 21-21 अंकों के। जिसने पहले 21 अंक प्राप्त कर लिए वो गेम जीत जाता है, और 3 गेम में से जिसने 2 गेम जीत लिए वो विनर होता है उस पूरे गेम का, ठीक है। लेकिन जब स्कोर 20-20 पर हो, है ना, बराबरी पर है, तब उसको, इसको कहते हैं ड्यूस की स्थिति। जब स्कोर बराबरी पर होता है ना, तो इसको कहते हैं हम ड्यूस की स्थिति। इसमें क्या होता है कि भाई जीतने के लिए आपको +2 करना पड़ेगा अब, ठीक है। 2 अंकों की बढ़त लेनी पड़ेगी। अगर मान लो 20-20 स्कोर हो गया, तो आपको जीतने वाले को 22 करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यदि स्थिति ऐसी है कि 29-29 अंक हैं दोनों के, 29-29 है, तो अब 2 अंक का इंतजार नहीं करेंगे। जिसने पहले 30वां अंक प्राप्त कर लिया वही जीत जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। 1992 में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1992 में, 1992 में ओलंपिक में इसको आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया था। इससे पहले 70s के दौर में भी ओलंपिक में आया था, बट वो एक आधिकारिक खेल के रूप में नहीं आया था, एक प्रदर्शनी खेल के रूप में आया था, ठीक है। तो बार्सिलोना ओलंपिक में 1992 में बैडमिंटन को एक आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया था। आपको डेट याद रखनी है। और एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया इसको, 1962 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं, 21-21 अंकों का गेम होता है, देखा था ना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MTS में पूछा गया ना, भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है, शासी निकाय कौन सा है। बी, कहाँ गया, भारतीय बैडमिंटन एजेंसी, भारतीय बैडमिंटन संघ। तो ये होता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये महासंघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए आ गया ना, कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई पूछ ली बैडमिंटन की, कब, SSC के MTS के 2022 के एग्जाम में। 13.4 लंबाई तो इसकी यही रहती है, चौड़ाई अलग हो जाती है सिंगल में और डबल में, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, युगल सिंगल्स का, तो इसमें कितनी रहती है, 5 पॉइंट, नहीं नहीं, युगल की पूछे ना, तो 6.10 होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शामिल किया गया। अभी हमने पढ़ा 1992 में। और एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, आप कमेंट करके बताइए। 1960, आगे का आप बताएंगे, ठीक है। तो ओलंपिक में कब शामिल किया गया इसको, 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई कितनी होती है। देखिए GD के एग्जाम में आया हुआ है ये 2022 में। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 1.55, 2.5 सेंटीमीटर, अराउंड 1 इंच जो है वो कम होती है सेंटर पे से। बट ये आपको ओवरऑल याद रखनी है इसकी, ठीक है, 1.55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप क्या है। देखिए मुद्रा आपूर्ति और इसके मापक, पहले तो आपको ये पता होने चाहिए मुद्रा आपूर्ति क्या होती है और इसके मापक क्या होते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला होता है M3, बट आपको पता होना चाहिए M1 M2 M3 M4 होता क्या है। देखिए सबसे पहले देखते हैं मुद्रा आपूर्ति क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है। मनी सप्लाई मतलब किसी अर्थव्यवस्था में किसी एक निश्चित समय पर जितनी भी मुद्रा उपस्थित है, जितनी भी उस समय पे मनी है मार्केट में, इकोनॉमी में, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुद्रा आपूर्ति, ठीक है जी। अब मुद्रा आपूर्ति मापी कैसे जाए, है ना, इसको मापने के लिए हम तरीके यूज करते हैं 4, M1 M2 M3 M4। उससे पहले आपको समझने के लिए समझना होगा
कि भाई जितना पैसा हम कमाते हैं उसको तुरंत इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं कि यदि ऐसा हुआ तो, यदि वैसा हुआ तो इसीलिए हम ना अपने हाथ में रखना चाहते हैं पैसा। तो सबसे पहला मोटिव होता है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव, कि हमें कभी भी कोई चीज़ चाहिए तो जो हमारे हाथ में पैसा है वही तो काम आएगा, या हमारी एफडी काम आएगी, उसे तुरंत तोड़ के थोड़ी लाएंगे यहाँ से बैंक में से। तो हमें ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, इसलिए हमें पैसा चाहिए तुरंत। प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है भाई, मेरे को कल इमरजेंसी है पैसे की, अभी के अभी पैसा चाहिए, कल नहीं अभी के अभी पैसा चाहिए, मेरे को इमरजेंसी है कुछ, तो मैं बैंक जाके एफडी वगैरह थोड़ी तुड़वाऊंगा अपनी, या फिर मैंने जो इन्वेस्ट कर रखा है पैसा वहाँ से लेके आऊँ नुकसान पे और ये सब करूँ। तुरंत पैसा, कौन सा पैसा काम करता है तुरंत? जो मेरे हाथ में है, मुद्रा, करेंसी है जो, वो तुरंत काम करेगी ना। तो इसलिए लोग प्रिकॉशनरी मोटिव के रूप में भी पैसे को रखना चाहते हैं। स्पेक्युलेटिव मोटिव, कि भाई कल, आज हमने देखा कि भाई हम अगर आज इन्वेस्ट करते हैं पैसे को तो 10% का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर मैं कल इन्वेस्ट करूँ ना तो ये 15% मिल सकता है। कहते हैं ना कि भाई अगर आज, छोड़ो इतना ही समझो बस ज़्यादा समझना नहीं। आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो 10% मिलेगा, कल करता हूँ तो 15% मिलेगा, तो मैं रुकता हूँ, सोचता हूँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तभी इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, शेयर्स मार्केट वगैरह का मैं बताना चाह रहा था कि भाई आज शेयर कम का है, ज़्यादा का है, तो उस हिसाब से हम रुकते हैं थोड़ा, है ना। तो इसीलिए इन वजह से हम क्या करना चाहते हैं, हाथ में पैसा रखना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये जो मुद्रा होती है ना, पैसे नोट, ये होते हैं सबसे ज़्यादा लिक्विड। अब हाथ में पैसा कैसे रखते हैं हम, मतलब अपने पास पैसा कैसे रखते हैं लोग, या तो लोग अपने पास करेंसी के रूप में रखेंगे, या बैंक में जमा करेंगे, या एफडी कराएंगे, कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे, है ना। तो वो सारा पैसा जो है हम मनी सप्लाई के रूप में कैसे मापते हैं। ठीक है, पहला तरीका, जो पैसा लोगों के पास है, ठीक है, जो करेंसी लोगों के पास है नोट्स में और कॉइन्स में, इसको, और जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, जैसे हमारा करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, जहाँ से हम तुरंत पैसा जाके निकाल सकते हैं, है ना। एटीएम ले गए, एटीएम से पैसा निकाल के ले आए, इसमें एफडी इंक्लूड नहीं होती। एफडी क्या होती है, टाइम डिपॉजिट होती है। ठीक है, तो जितने भी टाइम डिपॉजिट होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। जो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म होती है उसमें पैसा प्लस डिमांड डिपॉजिट, इनको मिला के हम कहते हैं कि M1 है ये। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, सीसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, सीसी मत, सीसी नहीं CU, ठीक है, इनको हम मिला के कहते हैं M1 हो गया। ठीक है जी, ये हाईली लिक्विड फॉर्म होती है मनी की। भाई जो पैसा हाथ में है उससे लिक्विड कुछ नहीं होता, करेंसी सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है। M2 में क्या होता है, M2 में हम M1 को तो शामिल करते ही हैं, इन दोनों चीज़ों को तो शामिल करते ही करते हैं, प्लस जो हमने पोस्ट ऑफिस में जमा करा रखी है, डाकघर में कुछ लोग जमा कराते हैं ना, तो वहाँ पे जो हमने डिमांड डिपॉजिट जमा कराए हुए हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं, केवल डिमांड डिपॉजिट्स, उनको जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा M2। ठीक है जी, तीसरा होता है M3, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखो इसमें जो हाथ में पैसा है लोगों के वो भी होगा, जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी होगा, जो टाइम डिपॉजिट है लोगों ने बैंक में जो टाइम डिपॉजिट जैसे एफडी वगैरह, ये सब भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा M3 में। तो इसको हम मानते हैं क्या, M3, और सबसे ज़्यादा यूज़ यही किया जाता है मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए तरीका। ठीक है, M4 क्या होता है, अब M4 में ना जो पोस्ट ऑफिस के, अभी हमने ऊपर क्या इंक्लूड किया था, पोस्ट ऑफिस की डिमांड डिपॉजिट्स, यहाँ पे हम M3, यानी ये सारा तो हो गया पैसा। अब जो पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट के अलावा कोई टाइम डिपॉजिट या स्कीम्स वगैरह में लोगों ने डाल रखा है बहुत लंबी अवधि के लिए, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तब हम कहते हैं M4। अब M3 इसलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें जो पोस्ट ऑफिस का पैसा है ना, जो लंबे समय के लिए टाइम डिपॉजिट वगैरह होता है, वो पोस्ट ऑफिस ज़्यादातर सरकार के ही होते हैं, तो उनको सरकार के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, खैर वो ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट कर रहा होता है पैसा। ठीक है, इसलिए आपको केवल इतना जानने की ज़रूरत है कि ये चार तरीके होते हैं आपके मेजर करने के, किसको, मनी सप्लाई को। ठीक है जी, आगे अब M1 और M2 जो होते हैं ना, इनको हम नैरो मनी भी कह देते हैं। ठीक है, एम M1 और M2 को नैरो मनी कह देते हैं, और M3 और M4 इनको हम कह देते हैं ब्रॉड मनी। ब्रॉड मतलब जो विस्तृत होती है, इसमें ज़्यादा इंक्लूड होता है और इसमें कम इंक्लूजन होता है।
ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इनको क्या कहते थे, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? बहुत ज़्यादा फेमस मतलब ये रहा आरक्षण, जब इलेक्शंस होने वाले थे उससे पहले आया। तो 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई कॉन्स्टिट्यूशन उसके एक्ट के जरिए, विधेयक के जरिए देने की, तो 1/3। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसको जान लेते हैं। महिला आरक्षण अधिनियम, जिसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, ये बेसिकली क्या प्रोविज़न करता है, लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करता है। कहाँ का, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं में, और जो दिल्ली की विधानसभा है, दिल्ली यूटी है ना, इसलिए इसको अलग से बता दिया आपको। एससी एसटी के लिए जो सीट्स होती है ना, आपको पता है ना एससी के लिए कितनी सीट्स होती हैं लोकसभा में, 84, और इस एसटी के लिए 47। इनमें भी 1/3 आरक्षण लागू होगा, ये भी आपको याद रखना है। एससी एसटी की जो सीट्स है ना, इनमें भी 1/3 इनका लागू होगा। तो लोकसभा में 84, 87, 47, ये क्या है, संविधान में क्या है, आरक्षित की गई हैं ये सीट्स, लोकसभा और लोकसभा में एससी एसटी के लिए, ठीक है जी। विधेयक के लागू होने के बाद जो जनगणना होगी, उसके प्रकाशन के बाद ये आरक्षण लागू होगा। बेसिकली होता क्या है, जनगणना के बाद होता है परिसीमन, जनगणना जो होती है ना उसके बाद होता है एक परिसीमन, परिसीमन आयोग होता है जो कि बाउंड्रीज डिसाइड करता है कितनी सीट्स होगी, कौन कौन सी सीट कहाँ कहाँ से होगी। जब जनगणना हो जाएगी, सेंसस हो जाएगा, सेंसस के बाद एक आएगा परिसीमन आयोग, वो परिसीमन होने के बाद वो परिसीमन आयोग ही डिसाइड करेगा कौन कौन सी सीट्स होंगी, तो उस परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू होगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अभी तो इसके लागू होने का कोई चांस है नहीं। जब जनगणना होगी, अभी 2025 में ये सेंसस होगा, इसके लगभग 4 से 5 साल बाद तक वो बनता है परिसीमन आयोग, फिर वो सिफारिश करेगा, तब जाके सब लागू होगा। तब तक कौन सी सरकार होगी कौन सी नहीं होगी कह नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए ये जो है आज से लागू नहीं है, अगली जनगणना के परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाएगा, ठीक है जी। और इसके तहत जो आरक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा ना, ये 15 वर्ष की अवधि के लिए कराया जाएगा, उसके बाद भी इसको समय समय पर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपकी फैक्चुअल स्टैटिक जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पूरा मैं कवर करूंगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में अच्छे से कवर करेंगे, बट ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो आगे अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना इससे रिलेटेड, वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट वगैरह में जो भी क्वेश्चन आएगा, तो इसमें कौन है ओडिसी नृत्य के लिए जिनको मिला है, वो है सुरूपा सेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बरांश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये फैक्चुअल स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, जब एग्जाम में आ गया तो पता होना चाहिए। वर्ली और कोंकणा। नेक्स्ट है आपका ये, डैश किसी किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक या सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, जनगणना के बारे में बात कर रहा है ना। डेटा लेते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, सब करते हैं। अब देखो सेंसस के बारे में ना, सेंसस को बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं बहुत अच्छे से इसका एक नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब नेक्स्ट शिफ्ट में जब भी सेंसस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, वहीं पे ही पूरा कवर कर देंगे सेंसस को, ताकि आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन को, सेंसस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, उसको छोड़ा ही ना जा सके मतलब कोई क्वेश्चन छूटे ही ना उसमें से, ठीक है। इस तरीके से एक बहुत अच्छे से सेंसस का नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट, जब भी सेंसस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तब सेंसस का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पर अ, मतलब वो कर लेंगे,
लिख लेंगे और रिवाइज करके फिर आगे उससे कोई क्वेश्चन छूटे ही ना सेंसस से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सेंसस होता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? सबसे प्रारंभिक कौन सी है? ब्रह्मी, संस्कृत, पाली, सिंधु। सबसे प्रारंभिक होती है सिंधु लिपि। सबसे प्राचीन लिपि है सिंधु लिपि भारत की। तो सबसे प्राचीन जो शैली है अभी तक की वो सिंधु लिपि की है। लेकिन ये ज्ञात है ना, लिपि मिल तो चुकी है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो ज्ञात लिपि कौन सी है अब तक की? सिंधु लिपि है। सिंधु लिपि, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका पूरा एक कंप्लीट है ना एनालिसिस देखेंगे क्वेश्चन में, कंप्लीट नोट है ना, रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन करेंगे आगे जब भी। अभी तो टाइम ज़्यादा हो चुका है ना, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो आगे कहीं पे भी हड़प्पा का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका पूरा ओवरव्यू एकदम बढ़िया से नोट्स के जरिए देखेंगे, ठीक है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो अब हो चुके हैं आपके कंप्लीट जीएस के 20 क्वेश्चंस, एसएससी के, जीडी के, जो कि ये पहली शिफ्ट थी। इसमें हमने देखा कि जो 20 क्वेश्चन थे वो तो देखे ही देखे, इस एक एक क्वेश्चन के हमने 8 8 10 10 और क्वेश्चन देखे जो उससे रिलेटेड दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए थे, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में देखा, ठीक है। इस तरीके से हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में हमारा जीए का स्कोर जो है बहुत इम्प्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो शिफ्ट है उसका एनालिसिस लेके जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने देखा पूरी वीडियो को, थैंक यू। और मॉक लगाते रहिए प्रीवियस ईयर्स के भी, और जो नए नए मॉक है उनको भी लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।